बच्चों आज की क्लास में हम एनिमल किंगडम चैप्टर को आगे रन करेंगे और उसका एक बेस रह गया है एनिमल क्लासिफिकेशन का, जो हम डिस्कस कर लेते हैं अगली क्लास में। बच्चों yesterday I have sent you the objective assignment of the chapter third plant kingdom। उस चैप्टर थर्ड प्लांट किंगडम के अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, जो कंपटीशन को भी कवर कर रहे हैं और एग्रीकल्चर के जो एग्जाम्स होते हैं और जो अदर फील्ड के एग्जाम्स हैं जो बायोलॉजी से रिलेट करते हैं उनके क्वेश्चंस को कवर करता है। तो बेटा मैंने आंसर की भी दी है, आप उसको सॉल्व कीजिए, यदि सॉल्व नहीं किया है, और अपने आप को चेक कीजिए आप कितना उसको कवर कर पा रहे हो आगे पास करना। तो इस तरीके से जो एनिमल किंगडम में हम डिस्कस कर रहे हैं एनिमल्स के क्लासिफिकेशन के लिए बेसिस के बारे में। तो जो नेक्स्ट जो बेस मैंने बताया आपको, जो 17 नंबर का जो बेस है, अच्छा जो पिछली क्लास में हमने फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बारे में डिस्कशन किया था। बच्चों मैंने बताया था विविपेरस, ओविपेरस, ओवोविविपेरस। ओविपेरस उन एनिमल्स को कहते हैं जो एग ले करते हैं, आगे बात, और एग से उनके बच्चे हैच करके बाहर आते हैं, तो ऐसे एनिमल्स को हम ओविपेरस कहते हैं। इसके बाद में बात करते हैं विविपेरस, दोज एनिमल्स, दोज मैमल्स, उन सभी मैमल्स को जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं, जो बच्चे का डेवलपमेंट है वो माँ के यूट्रस में होता है, बच्चे का कनेक्शन अपने माँ की यूट्रस की बॉल से बना रहता है। तो ऐसे जो चाइल्ड है उनका जन्म, ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, विविपेरस कहते हैं। ऐसे एनिमल्स को हम विविपेरस एनिमल्स कहते हैं। आगे बात समझ में। अब बात करते हैं ओवोविविपेरस एनिमल्स की। कुछ मैमल्स के ऐसे एग्जांपल है बेटा, उनके अंदर क्या होता है कि उनके यूट्रस के अंदर एक लार्ज एग डेवलप होता है। ये एग यॉकी होता है और इसके अंदर बच्चा डेवलप होता है और बच्चे का जो है कनेक्शन डायरेक्ट मदर के यूट्रस से नहीं होता। जो एनिमल है वो एग ले करता है, कुछ दिनों बाद में एग से जो है जो एनिमल का बेबी है वो बाहर निकल के आता है। अब ये जो एनिमल है ये मेमोरी ग्लैंड से मिल्क के द्वारा अपने बच्चों को फीड भी करते हैं। तो इनमें विविपेरिटी और ओविपेरिटी दोनों कैरेक्टर आ गए। ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, ओवोविविपेरस एनिमल्स कहते हैं। इनके एग्जांपल हैं इकिडना, प्लेटिपस, शार्क, आगे बात समझ में। अब हम बात करते हैं बेटा इनडायरेक्ट और डायरेक्ट डेवलपमेंट की। दोज एनिमल्स जिनकी लाइफ में लार्वा स्टेज पाई जाती है, दोज एनिमल्स जिनकी लाइफ में लार्वा स्टेज पाई जाती है और जो अडल्ट का डेवलपमेंट है वो लार्वा स्टेज के थ्रू होते हुए होता है। तो इस प्रकार के डेवलपमेंट को हम कहते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। जबकि वो एनिमल्स जिनमें जो एम्ब्रियो डायरेक्ट जो एनिमल है उसमें डेवलप हो जाता है, कोई लार्वा स्टेज नहीं पाई जाती है, तो इस प्रकार के डेवलपमेंट को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट डेवलपमेंट। जो वुमन के अंदर भी डायरेक्ट डेवलपमेंट पाया जाता है। I hope you have understood. Okay. Next लेते हैं हम body temperature. Body temperature. Body temperature क्या है बच्चों? एक टर्म है होमियोस्टेसिस। होमियोस्टेसिस, होमियोस्टेसिस, आगे बात समझ में। बच्चों होमियोस्टेसिस एक स्टेज है जिसमें हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, हमारा ब्लड प्रेशर बैलेंस रहता है, नॉर्मल रहता है। तो इस स्टेज को हम क्या कहते हैं, होमियोस्टेसिस कहते हैं। तो जो एनिमल्स जिनके अंदर बॉडी का टेम्परेचर सेम चलता है एक्सेप्ट इन द कंडीशंस ऑफ डिजीज की कंडीशन को छोड़ के नॉर्मल दशाओं में बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर बैलेंस रहता है और बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर एक्सटर्नल टेम्परेचर के कारण से या के साथ में चेंज नहीं होता है, तो ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, होमियोथर्मिक एनिमल्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? होमियोथर्मिक एनिमल्स कहते हैं। ठीक है बेटा, चाहे वो लद्दाख में हो, चाहे जैसलमेर में हो, चाहे वो कन्याकुमारी में हो, बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, बाहरी टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है।
एनिमल्स आर कॉल्ड होमियोथर्मिक एनिमल्स। तो इनके एग्जांपल है बर्ड्स एंड मैमल्स। अच्छा, बॉडी के टेम्परेचर को, अच्छा सर्दी हो गर्मी हो कुछ भी हो, बॉडी का अंदर का टेम्परेचर सेम रहता है, ठीक है ना। और इसके लिए जो एनिमल्स हैं वो मेटाबॉलिक एनर्जी खर्च करते हैं। आगे बात समझ में। तो जो होमियोथर्मिक एनिमल्स हैं उनके एग्जांपल है बर्ड्स एंड मैमल्स। बच्चों ह्यूमन बीइंग भी होमियोथर्मिक एनिमल्स हैं, और इन्हें जो होमियोथर्मिक एनिमल्स हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, वार्म ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं। आगे बात समझ में। एक ये चीज होगी। इसके बाद कहते हैं पॉइकिलोथर्मिक एनिमल्स। पॉइकिलोथर्मिक एनिमल्स, पॉइकिलोथर्मिक एनिमल्स। ओके बच्चों, पॉइकिलोथर्मिक एनिमल्स क्या है? बच्चों मैमल्स एंड बर्ड्स इनको छोड़ दीजिए, बाकी जितने भी एनिमल हैं, चाहे वो रेप्टाइल्स हैं, चाहे वो फिशेस हैं, चाहे वो एम्फीबियंस हैं, इनके साथ क्या प्रॉब्लम है कि इनके बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर सेम नहीं रहता, बैलेंस नहीं रहता, और ये टाइम टू टाइम एक्सटर्नल टेम्परेचर के साथ साथ में बदलता रहता है। आगे का समझ में दोबारा सुन लीजिए। मैमल्स एंड बर्ड्स के अलावा जितने भी जो दूसरे एनिमल्स हैं, इनमें इनके बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता है, एंड इट गेट्स चेंजेस विद द एक्सटर्नल टेम्परेचर। एक्सटर्नल टेम्परेचर के साथ में इनका इंटरनल टेम्परेचर भी चेंज होता है। ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, पॉइकिलोथर्मिक एनिमल्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, ऐसे एनिमल्स को कहते हैं पॉइकिलोथर्मिक एनिमल्स कहते हैं, और इस एबिलिटी को कहते हैं पॉइकिलोथर्मी। क्या कहते हैं बेटा, पॉइकिलोथर्मी कहते हैं। ओके, और इस एबिलिटी को बेटा हम कहते हैं पॉइकिलोथर्मी कहते हैं। ओके, और इस प्रकार के एनिमल्स को हम कहते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। क्या कहते हैं बेटा, कोल्ड ब्लडेड animals. These type of animals are called cold blooded animals. क्या कहते हैं, cold blooded animals। तो ये भी एक केस है कि कोई एनिमल वार्म ब्लडेड है या कोल्ड ब्लडेड है, कोई एनिमल होमियोथर्मिक है या पॉइकिलोथर्मिक। थोड़ा ध्यान से देख लीजिए इन टर्म्स को। आगे बात समझ में। अब मैं इसको रफ करता हूँ। अब एक और लास्ट बेस और लेते हैं, आपको कि सर कितने बेस कराएंगे, लेकिन बेटा मैं क्लियर कर देता हूं, अपन जितने बेस किए हैं ना, ये आपको इतने हेल्प करेंगे, सभी एनिमल फाइलम को समझने में बहुत ज्यादा यूजफुल साबित होंगे। आप इनको कैरेक्टर्स के रूप में काउंट कर सकते हो आगे बात समझ में। तो ये चीज है। अब हम लेते हैं बेटा, हम 18 ले लेते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। बच्चों एक और टॉपिक है एंडोक्राइन ग्लैंड्स के, जो आर्थ्रोपोड्स हैं और जो हायर एनिमल्स हैं, इनके अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स पाई जाती हैं, और ये कुछ स्पेसिफिक केमिकल्स रिलीज करते हैं। तो इनकी प्रेजेंस और एब्सेंस को भी हम एक एज ए क्लासिफिकेशन का बेस ले सकते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अंडरस्टूड बेटा। तो नाउ बेटा कंप्लीट दीस बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन गेट कंप्लीटेड। ओके, अब हम लेते हैं एनिमल क्लासिफिकेशन। क्या लेते हैं हम, एनिमल क्लासिफिकेशन। ओके, एनिमल क्लासिफिकेशन। एनिमल क्लासिफिकेशन थोड़ी सी जानकारी कम हो गई है। एनिमल क्लासिफिकेशन में एनिमल्स को बेटा हम दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। एनिमल्स को हम दो ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं बेटा, ठीक है ना। एक तो नॉन कॉर्डेट्स,
नॉन कॉर्डेट्स और एक है कॉर्डेट्स। ओके, अब जो नॉन कॉर्डेट्स एनिमल क्लासिफिकेशन में दो ग्रुप ले लेते हैं, नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। अब मैं बात करता हूँ नॉन कॉर्डेट्स की। बेटा नॉन कॉर्डेट्स के अंदर सबसे पहला ग्रुप है पोरीफेरा। सेकंड हम लेते हैं सिलेंड्रेटा, सिलेंड्रेटा। ओके, थर्ड हम लेते हैं टीनोफोरा, थर्ड इज द टीनोफोरा। फोर्थ वन इज द प्लेटीहेल्मिन्थेस, प्लेटीहेल्मिन्थेस। और फिफ्थ वन हम लेते हैं एस्केहेल्मिन्थेस। ठीक है बेटा, सिक्स्थ हम लेते हैं एनेलिडा, सिक्स्थ फाइलम। बच्चों फाइलम एक सिंगुलर टर्म है और फाइला एक प्लूरल टर्म है। फाइला की स्पेलिंग में लिख देता हूं। तो बच्चों हम एनिमल फाइला के नाम डिस्कस कर रहे हैं, फिर हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। फाइला एक प्लूरल टर्म है, फाइला इज द प्लूरल टर्म। ओके, सिक्स्थ है एनेलिडा। और फिर हम एक ले लेते हैं कॉर्डेट्स को थोड़ा और दूर लिख देते हैं, कॉर्डेट्स को थोड़ा सा दूर लिख देते हैं, कॉर्डेट्स। इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे कॉर्डेट्स को। सिक्स्थ हो गया एनेलिडा बेटा। सेवंथ हम लेते हैं आर्थ्रोपोडा, सेवंथ इज द आर्थ्रोपोडा। और एट्थ वन इज द मोलस्का, एट्थ इज द मोलस्का। नाइन्थ इज द इकाइनोडर्मेटा, नाइन्थ इज द इकाइनोडर्मेटा। और 10th is the hemichordata, 10th is the hemichordata। ठीक है बेटा, 10th one is the hemichordata। और जो 11th फाइलम है वो है कॉर्डेट्स, कॉर्डेटा। ठीक है बेटा, 11th फाइलम क्या कॉर्डेटा, दोबारा सुन लीजिए। नॉन कॉर्डेट, जिनके अंदर नॉन कॉर्डेट का मतलब क्या होता है, जिनके अंदर स्पाइनल कोड नहीं पाई जाती, जिनके अंदर किसी प्रकार की कोई भी कोड नहीं पाई जाती फॉर द बॉडी सपोर्ट, तो उन्हें क्या कहते हैं, नॉन कॉर्डेट्स या नॉन कॉर्डेटा ग्रुप कहते हैं। और जिनके अंदर नोटोकोड पाई जाती है या वर्टेब्रल कॉलम पाई जाती है, सॉरी नोटोकोड पाई जाती है, स्पाइनल कोड पाई जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉर्डेटा कहते हैं। आगे बात समझते हैं। अब जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें वो जो नोटोकोड, जो हार्ड कोड होती है, वो वर्टेब्रल कॉलम यानी कि रीढ़ की हड्डी में बदल जाती है। वो सारे किसमें आते हैं, कॉर्डेट्स के अंदर आते हैं। कॉर्डेट्स के अंदर खाली नोटोकोड वाले एनिमल भी आते हैं जिन्हें हम इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं। ठीक है ना। और जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें जो नोटोकोड नाम की जो कोड होती है वो रीढ़ की हड्डी में वर्टेब्रल कॉलम में बदल जाती है। इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले हम नाम देख लेते हैं। नॉन कॉर्डेट में पोरीफेरा, सिलेंड्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्केहेल्मिन्थेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिचॉर्डेटा। तो ये 10 फाइला हैं नॉन कॉर्डेट्स के। और कॉर्डेट्स को हम बेटा आगे और डीपली डिस्कस करेंगे इसको। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बच्चों पोरीफेरा, फाइलम पोरीफेरा के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो बेटा फर्स्ट फाइलम लेते हैं हम पोरीफेरा, फर्स्ट फाइलम लेते हैं पोरीफेरा। फर्स्ट फाइलम हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चों पोरीफेरा के बारे में। बच्चों पोरी, पोरी का मतलब होता है पोर्स। पोरी का मतलब क्या होता है बेटा, पोरी का मतलब होता है पोर्स, और फेरा का मतलब होता है बियरिंग। फेरा का मतलब क्या होता है, पोर बियरिंग, है ना। तो
ये ऐसा एनिमल है बेटा जो कि पोर बियरिंग है। ये ऐसा एनिमल है जो कि पोर बियर होते हैं, इनकी बॉडी पर छेद पाए जाते हैं, तो ये हम पोर बियरिंग एनिमल्स कहते हैं। और ये मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, मरीन वाटर में पाए जाते हैं मोस्टली ये। और इनकी जो बॉडी होती है वो सिमेट्रिकल में होती है, और इनमें बेटा सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। और सेल्स होती है स्पेशलाइज होती है अपने फंक्शंस को करने के लिए। इनमें बच्चों ये डिप्लोप्लास्टिक होते हैं, ये इनमें दो जर्म लेयर्स प्रोड्यूस होती है। इनमें दे हैव द टू जर्म लेयर्स, लेकिन इनकी जर्म लेयर्स एक्टोडर्म या एंडोडर्म नहीं है। इनकी जो दो मेम्ब्रेन्स हैं उन्हें हम डिप्लोप्लास्टिक में तो काउंट करते हैं, लेकिन दे आर नॉट द एक्टोडर्म और एंडोडर्म। अंडरस्टूड? तो इस तरीके से बच्चों इनकी जो आउटर जो डर्मल लेयर होती है, इनकी जो आउटर डर्मल लेयर होती है इसे हम पिनेकोडर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? आउटर डर्मल लेयर को हम क्या कहते हैं बेटा? पिनेकोडर्म कहते हैं, पिनेकोडर्म कहते हैं। ओके, और इनकी जो सेल्स होती हैं, जो आउटर जो डर्म लेयर है उसे पिनेकोडर्म कहते हैं, और इनकी जो सेल्स होती हैं उसे हम पिनेकोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पिनेकोसाइट्स कहते हैं। ओके, इनकी सेल्स को हम क्या कहते हैं? पिनेकोसाइट्स कहते हैं। और जो इनर लेयर होती है बेटा, इनकी जो इनर लेयर होती है उसे हम क्या कहते हैं? कोएनोडर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? कोएनोडर्म कहते हैं। और इनमें जो सेल्स होती हैं उन्हें हम कोएनोसाइट्स कहते हैं। कोएनोडर्म की जो सेल्स है उन्हें हम कोएनोसाइट्स कहते हैं। ओके, देख लीजिए आप, ठीक है बेटा। इनकी जो इनर लेयर है उसे कोएनोडर्म कहते हैं, और इनकी सेल्स को हम क्या कहते हैं बेटा? कोएनोसाइट्स कहते हैं। आगे बात समझ में? अब इनकी जो आउटर डर्म है और जो इनर डर्म है उनके बीच का जो खाली स्पेस है उस स्पेस को हम कहते हैं मीसोहाइल। क्या कहते हैं? मीसोहाइल कहते हैं। आगे बात समझ में? और इसे मीसेनकाइम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मीसेनकाइम भी कहते हैं। ठीक है बेटा, काइम भी कहते हैं। ओके, तो ये चीज ध्यान रखना। मीसोहाइल और मीसेनकाइम भी कहते हैं, जिसमें डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं, जैसे कि स्पोंजियोब्लास्ट सेल है, स्क्लेरोब्लास्ट सेल है, अमीबोसाइट सेल है, कीटोसाइट सेल्स है ना। तो इस टाइप की जो है कई सारी सेल्स पाई जाती हैं। ठीक है ना, इसमें जो बीच का जो पार्ट है, क्लियर होगी बात? अच्छा बच्चों, इनकी बॉडी के ऊपर कई सारे छेद होते हैं, तो उन छेद को हम क्या कहते हैं? ऑस्टियम। सिंगुलर को हम कहते हैं ऑस्टियम, और इनका प्लूरल वर्ड है ऑस्टियम। आगे बात में दोबारा सुन लीजिए। इनकी बॉडी के ऊपर जो डिफरेंट टाइप के जो पोर्स होते हैं, सिंगुलर पोर को हम कहते हैं ऑस्टियम, और इनका जो प्लूरल वर्ड है वो है ऑस्टिया। तो छोटे छोटे छेद होते हैं जहां के द्वारा जो वाटर है वो अंदर चला जाता है। अच्छा, ये जो ऑस्टियम होते हैं ये इंटर कम्युनिकेटिंग होते हैं, और इसकी वजह से पोलीफेरा या हम स्पंज भी कहते हैं एनिमल्स को, तो इनके अंदर वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है, आगे का वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। अच्छा, इनकी बॉडी के एक तरफ एक बड़ा छेद होता है, उस बड़े छेद को हम क्या कहते हैं? ऑस्कुलम कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्कुलम कहते हैं। तो जो ओस्टिया है उनके द्वारा वाटर अंदर एंटर करता है, वाटर के साथ में फूड पार्टिकल, इंसेक्ट्स, ये सब एंटर करते हैं, ऑक्सीजन गैस भी एंटर करती है, और फिर उनका सेल टू सेल उनका जब यूटिलाइजेशन हो जाता है तो जो वेस्ट रिलीज होता है वो वापस से पानी में मिक्स होके अंदर जो कैविटी है। अब एक चीज देखिए बच्चों, जो मैं यहाँ रख कर देता हूँ, ठीक है ना। इनके अंदर जो कैविटी होती है उसे हम क्या कहते हैं? स्पॉन्जोसील कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पॉन्जोसील कहते हैं। वहां से जो वाटर मूव करता हुआ ऑस्क्यूलम के थ्रू बाहर निकलता है, स्पॉन्जोसील के अंदर मूव करता हुआ ऑस्क्यूलम के थ्रू वाटर को बाहर रिलीज किया जाता है। आई बात समझ में? तो ये चीज है स्पॉन्जोसील की बॉडी कैविटी है, डाइजेस्टिव कैविटी है, बॉडी कैविटी है।
तो इस तरीके से मैं बच्चों एक बार पहले एक स्केच बना लेता हूं, थोड़ा और पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि सर क्या बता रहे हैं, बोले जा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या उपकरण यूज किए जा रहे हैं। तो देखो जो बायो अगर आपने नोट किए तो ये मान के चलो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट तो है, लेकिन इसके साथ साथ थोड़ी सी आपकी मेहनत ज्यादा लगेगी क्योंकि इसमें टर्मिनोलॉजी बहुत लेंदी है ना, तो उसको अपने एक दिन में तैयार नहीं कर सकते, इसके लिए हमें रोज कुछ ना कुछ नया सीखना पड़ेगा, लेकिन मजेदार सब्जेक्ट। अभी बच्चों अपन जो पढ़ रहे हैं ना वो एक कंपटीशन लेवल की ही क्लास है ना, उसमें आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, आप साथ साथ में सीखते रह जाएंगे। मैं एक लाइन डायग्राम बना रहा हूँ, तो उससे क्या थोड़ा सा आपको पिक्चर क्लियर होने में आसानी है, ठीक है। अब देखते हैं ये इस तरीके से कोर्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दिख रहा है बच्चों डायग्राम आपको, है ना? आप देखते जाइए, एक साथ नोटबुक जरूर रखा करो कि जब भी ऐसे छोटे छोटे जो स्केचेस आते हैं उनको आप इजीली कर पाओगे ना। तो ये ओके बेटा, तो अब ये जो आप देख रहे हो ना ये है ऑस्ट्रिया, ये क्या है? सिंगुलर ऑस्ट्रिया और प्लूरल इसका ऑस्ट्रिया है ना, तो ये ऑस्ट्रिया है या ऑस्ट्रिया सिंगुलर के ऊपर अगर आप लाइन खींचे हो, और ये जो अंदर कैविटी है ना इसे हम क्या कहते हैं? स्पोंजोसील कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पोंजोसील, जो कि स्पंजेस की कैविटी है, और ये जो पोर है ना इसे हम कहते हैं ऑस्क्यूलम, इसे हम क्या कहते हैं बेटा? ऑस्क्यूलम, ठीक है बेटा। तो ये स्केच है पोरिफेरेंस का या स्पंजेस का, तो ये लाइन डायग्राम है। अब मैं कुछ और कैरेक्टर बताऊंगा, फिर एक और स्केच डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो बेटा हम आगे डिस्कस कर रहे हैं, हम पोरिफेरा ही डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने ये देखा कि स्पोंजोसील कहते हैं, और इनके अंदर जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो अमोनिया है। अच्छा, इनमें जो डाइजेशन होता है वो इंट्रासेलुलर होता है, क्योंकि इनमें प्रोटोजोन जैसी अमीबा जैसी सेल्स पाई जाती है। तो अमीबा जैसी सेल्स की वजह से इनके फूड वैक्यूल के अंदर जो है डाइजेशन होता है, तो डाइजेशन इनमें इंट्रासेलुलर होता है। इंट्रासेलुलर का मतलब होता है इनसाइड द सेल, और जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो इनमें अमोनिया है। तो ये अमोनोटैनिक होते हैं, ये क्या होते हैं? अमोनोटैनिक होते हैं। तो इस तरीके से, और इनके अंदर इनमें जो सिमेट्री है वो नहीं पाई जाती, यानी कि ये एसिमेट्रिक होते हैं। बेटा ये कैसे होते हैं? ये एसिमेट्रिक होते हैं। दोबारा सुन लीजिए, ये एसिमेट्रिक एनिमल्स होते हैं। आगे बात समझ में। अब हम बात करते हैं इनमें रिप्रोडक्शन की। इनमें बच्चों जो रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअली भी पाया जाता है और सेक्सुअली भी पाया जाता है। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, अच्छा जब ये बाइसेक्सुअल होते हैं, ये क्या होता है? बाइसेक्सुअल होते हैं। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें बडिंग के द्वारा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें बडिंग के द्वारा होता है, आगे बात समझ में, और जेम्यूल्स के द्वारा। कुछ स्पेशल सेल्स बनती है इनमें, कुछ स्पेशल सेल्स बनती है बेटा, और उन सेल्स को हम कहते हैं जेम्यूल्स। क्या कहते हैं? जेम्यूल्स कहते हैं, ओके। तो जेम्यूल्स के जर्मिनेशन से भी क्या होता है कि नए स्पंज डेवलप होते हैं, नए स्पंज क्या होते हैं? डेवलप होते हैं, और बडिंग के दौरान ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। अब इनमें कुछ स्पेशल सेल्स होती हैं जिनके द्वारा स्पर्म, स्पर्मेटोसाइट्स वो डेवलप होते हैं, और ओवा यानी कि ओव्यूल के डेवलप होते हैं। आगे बात समझ में। और इनमें स्पर्म और ओव्यूल का फ्यूजन इंटरनल होता है, तो इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। ओव्यूल और स्पर्म का फ्यूजन इंटरनल होता है, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। फर्टिलाइजेशन के बाद में जाइगोट बनता है, एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो से फिर लार्वा स्टेज डेवलप होती है। तो इनमें बच्चों दो प्रकार के लार्वा देखने को मिलते हैं। एक तो है एम्फी
एम्फीब्लास्टुला, एक तो है एम्फीब्लास्टुला, ओके, एक तो है एम्फीब्लास्टुला और दूसरा है पैरेंकाइमा, ठीक है। तो इनमें दोबारा सुन लीजिए, दो प्रकार के लार्वा फॉर्म में देखने को मिलती है, एक तो एम्फीब्लास्ट, ये कंपटीशन क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है ना, एक तो एम्फीब्लास्टुला और एक है पैरेंकाइमा, ये दो प्रकार की जो लार्वा स्पीसीज हैं वो इनमें पाई जाती है, एम्फीब्लास्टुला एंड पैरेंकाइमा। अंडरस्टूड, समझ में आया आपको, ठीक है ना बेटा। तो इस तरीके से अब बच्चों एक मैं स्केच बना रहा हूं, अच्छा लार्वा स्टेज से फिर धीरे धीरे क्या एडल्ट डेवलप होता है, यानी कि इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो अच्छा इनमें जो नर्वस सिस्टम एब्सेंट होता है, ये एक ही ग्रुप ऐसा है जिसमें किसी प्रकार की कोई नर्व्स नहीं पाई जाती है, आगे बात समझ में। अब मैं इनकी एक वॉल की स्केच बना रहा हूं, तो एक वॉल की स्केच में बना देता हूं, ये इनकी आउटर डर्म की सेल्स हैं, ओके, ठीक है बेटा। इन सेल्स को हम पोरोसाइट सेल्स भी कहते हैं। अब मैं अंदर की कॉलर सेल्स बना, कोएनोसाइट सेल्स बना, उनमें कॉलर पाई जाती है। अच्छा इनमें बच्चों इस एंडोस्केलेटन पाया जाता है, इनमें क्या पाया जाता है, एंडोस्केलेटन पाया जाता है, इनमें एंडोस्केलेटन पाया जाता है। ठीक है बेटा, अब मैं स्पीक्यूल्स बना रहा हूं, बेटा इसके अंदर जो स्पीक्यूल्स होते हैं, जो स्पीक्यूल्स होते हैं ना बेटा, वो इनका एंडोस्केलेटन स्पंजीन फाइबर्स, जो स्पंजीन फाइबर्स और जो स्पीक्यूल्स हैं, ठीक है ना, वो क्या बनाते हैं, इनका एंडोस्केलेटन बनाते हैं, इनकी शेप को बनाते हैं। तो यहाँ पे कॉम्पिटिशन का क्वेश्चन निकल के आता है कि जो स्पीक्यूल्स हैं वो स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स के द्वारा, जो स्पीक्यूल्स हैं वो स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं, बनते हैं, आगे बात समझ में। और जो स्पंजीन फाइबर्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं स्पॉन्जियोब्लास्ट सेल्स के द्वारा, ठीक है ना। मैं लिख देता हूं टर्म यहां पर, स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स के द्वारा स्पीक्यूल्स और स्पॉन्जियोब्लास्ट सेल्स के द्वारा स्पंजीन फाइबर्स, स्पॉन्जियोब्लास्ट सेल के द्वारा स्पंजीन फाइबर्स, स्पॉन्जियोब्लास्ट सेल के द्वारा स्पंजीन फाइबर्स, आगे बात समझ में। ओके बेटा, तो इस तरीके से अब इनके बीच में भी कई सारी सेल्स होती है, ठीक है ना। इन सेल्स को हम अमीबोसाइट्स कह सकते हैं, अमीबोसाइट्स कह सकते हैं। अमीबोसाइट्स कहते हैं और ये स्पीक्यूल्स हैं, स्पीक्यूल्स हैं ये।
ठीक है बच्चों, और ये कॉलर है ना, ये कॉलर सेल्स हैं या कोइनोसाइट्स हैं, ठीक है, इन्हें हम कॉलर भी कहते हैं। तो बीच का जो ये पार्ट है बच्चों, ये जो पार्ट है ये मीजोहाइल या मेसेंकाइम है, ये इनर लेयर होगी, ठीक है ना, जिसे हम कोइनोडर्म कहते हैं, और इनकी ये कोइनोसाइट सेल्स है जिनकी ये कॉलर पार्ट है, ठीक है ना, और ये बाहर की लेयर होगी, ये जो सेल्स हैं हम पिनेकोसाइट्स कहते हैं, इनके बीच बीच में पोर्स हैं। आगे बात समझ में, तो कुछ इस तरीके से जो क्या है बच्चों, जो स्पंजेस हैं उनकी वॉल पाई जाती है। तो बच्चों आज के टॉपिक को हम यहीं ओवर कर देंगे, और मैं समझता हूँ कि आपको जो फाइलम पोरीफेरा है वो अच्छे से समझ में आया है। आगे बात समझ में, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द टुडेस क्लास। ओके।